बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। उसमें कुछ काम हम कर चुके, फर्दर हम उसी को आगे लेके चलते हैं। आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हम कर चुके, उसकी टेबुलर शेप जो थी वो हम बना चुके, यानी एक सवाल लेके कि उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना किस अंदाज से है। तो उसमें जो हमने डेफिनेशंस यूज़ की, हमने उसमें जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, सबसे पहले हमने उसकी लिमिट्स बनाई, फिर हमने टैली मार्क लगाए, और फिर उसके बाद हमने उसमें क्लास बाउंड्रीज भी बनाई, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो सारा काम जो हमने वहाँ पे न्यूमेरिकल किया, हम आज उनकी डेफिनेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लिखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा in which various items are arranged into classes and the number of items falling in each class। तो मैंने कहा कि ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है, जिसमें पहला कॉलम होगा ग्रुप्स का या क्लासेस का। हम उसको ग्रुप्स भी कहते हैं, और ग्रुप्स को दूसरा नाम हम क्लासेस का भी देते हैं। उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि कौन सी क्लास कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, और उसके सामने फिर मेंशन किया जाएगा कि इस क्लास में फॉल करने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की शेप होगी, जिसमें एक कॉलम में ग्रुप्स लिखे हुए होंगे और दूसरे कॉलम में ये लिखा हुआ होगा कि इस ग्रुप में फॉल करने वाली वैल्यूज़ की तादाद क्या है। जाहिर है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसीज वाले ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट की गई होंगी। यानी एक डेटा अगर उसमें 50 ऑब्जर्वेशंस हैं और हम उसकी 7 ग्रुप्स या 7 क्लासेस बना देते हैं, तो 50 को हमने 7 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। क्योंकि इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। जिस वक्त हम क्लासेस बनाते हैं या ग्रुप्स बनाते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल करते हुए हमने ये जिक्र किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए कि पहली क्लास हम इस अंदाज से बनाते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू जो डेटा में फॉल करती है वो उसमें अकोमोडेट हो जाए, और सबसे लास्ट वाली क्लास इस तरह से बनाते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू उसमें शामिल हो जाए। और क्लास का साइज या ग्रुप का साइज हम कितना रखते हैं वो प्री डिसाइडेड होता है कि हमने क्लास इंटरवल कितना रखना है। उसे हमने क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल का नाम दिया था। तो लोअर क्लास लिमिट से लेके, यानी पहला ग्रुप हमने डिसाइड किया, फर्ज कर लें कि उसने 31 से शुरू होना है, तो अगर क्लास इंटरवल 10 का है तो दूसरे ने फिर 41 से शुरू होना है। यानी 31 में हमने क्लास इंटरवल ऐड करके दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट बना देनी है। पहली की अगर लोअर क्लास लिमिट 31 है और क्लास इंटरवल 10 है, तो दूसरी की क्या बन जाएगी, 31 + 10 दैट इज 41। और पहले वाले ग्रुप को हम फिर 40 पे रोक देंगे, इसलिए कि 41 अगर दूसरे ग्रुप में आया है तो फिर 40 जो है वो पहले में आएगा, 41 दूसरे में नहीं आएगा। इसी तरह से जिस वक्त हम 41 पे पहुंच गए, उसमें हमने क्लास इंटरवल 10 ऐड किया, तो हम तीसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट पे चले गए, वो 51 बनी। अब हमने तीसरी को अगर 51 से शुरू किया है तो दूसरी को 50 पे रोक देंगे, यानी अपर क्लास लिमिट दूसरे ग्रुप की 50 होगी, एंड सो ऑन। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा, द बोथ अपर एंड लोअर वैल्यू डिस्क्राइबिंग ए क्लास आर इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास। इसको हम इंक्लूसिव स्टाइल कहते हैं। ये दो लिमिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, 31 और 40। तो पहली क्लास में या पहले ग्रुप में
31 भी शामिल है और 40 भी शामिल है। इसी तरह से दूसरी क्लास में 41 भी शामिल है और 50 भी शामिल है। इसी तरह तीसरी क्लास में 51 भी शामिल है और 60 भी शामिल है। तो इसको हमने लिखा है इंक्लूसिव स्टाइल। इंक्लूसिव स्टाइल जिस वक्त हम रखते हैं तो हमारे पास ये जो लिमिट्स आती हैं ये क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। अगर हम इसकी बजाय इंक्लूसिव स्टाइल की बजाय एक्सक्लूसिव स्टाइल रख दें, एक्सक्लूसिव स्टाइल का मतलब होगा कि जहां से पहला ग्रुप शुरू होता है वो तो उसमें शामिल है, लेकिन दूसरा ग्रुप क्योंकि 40 से शुरू हो गया यहाँ पे, तो ये 40 पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अब 40 दोनों में तो आ नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं कि 40 पहले में शामिल नहीं है बल्कि दूसरे में शामिल है। इसको हम एक्सक्लूसिव स्टाइल कहते हैं। और अगर कहीं पे एक्सक्लूसिव स्टाइल हो तो ये क्लास बाउंड्रीज कहलाती है हमारे पास। तो क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन में मैंने लिखा है द ट्रू एंड प्रीसाइज वैल्यूज which describe the true class limits of a class are called class boundaries। तो क्लास लिमिट्स की तरह ये भी लिमिट्स ही हैं, लेकिन इसको हम मोर प्रीसाइज लिमिट्स कह देते हैं, लिहाजा इसको फिर डिफरेंट नाम दिया गया। इनको हमने कहा क्लास बाउंड्रीज। यहाँ ये चीज़ नोट करने की है कि पहली क्लास 30 से शुरू हो रही और 40 पे ख़त्म हो रही, तो दूसरी 40 से ही शुरू हो रही और 50 पे ख़त्म हो रही। अब जाहिर है 40 अगर एक वैल्यू है तो उसको हम दोनों में तो शामिल कर नहीं सकते, ओवरलैपिंग तो करनी ही नहीं। लिहाजा हम क्या करते हैं कि पहले ग्रुप की जो लास्ट वैल्यू है 40, जिसे हम क्लास बाउंड्री कह रहे हैं, उसको हम इसमें नहीं शामिल करते बल्कि अगले में ले जाते हैं। यानी यूं कहिए कि पहला ग्रुप असल में है 30 बट लेस देन 40 और दूसरा है 40 बट लेस देन 50। सिमिलरली तीसरा है 50 बट लेस देन 60 एंड सो ऑन। तो इनको हम नाम देते हैं क्लास बाउंड्रीज का। जो लोअर वाली है, जो नीचे वाली है, उसको हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, और जो ऊपर वाली है उसको हम कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री। इन दोनों में फ़र्क नहीं होता, पहली क्लास 40 पे ख़त्म हुई तो दूसरी 40 पे ही शुरू होगी, जबकि क्लास लिमिट्स में ऐसा नहीं होता। क्लास लिमिट्स में पहला ग्रुप 40 पे ख़त्म हुआ है तो दूसरा 41 पे शुरू हुआ है। इसी तरह दूसरा ग्रुप 50 पे ख़त्म हुआ है तो तीसरा 51 पे शुरू हुआ, एंड सो ऑन। अच्छा, इन क्लास लिमिट्स को हम क्लास बाउंड्रीज में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। किस तरह से? ये गैप हम ख़त्म कर दें 40 और 41 का, तो 0.5 जो है इसमें शामिल कर दें, इसको आगे ले जाएं 40.5 पे और इसको पीछे ले आए 40.5 पे, ये भी आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, उसको फिर हम क्लास बाउंड्रीज का नाम दे देते हैं। या क्लास बाउंड्रीज हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो ग्रुप हमने लिखा ना 20 से 40 और 30 से 40 और 40 से 50। हम इसको एक डेसिमल तक लिखना चाहें तो फिर लिखेंगे 20.5 से 30.5, दूसरा होगा 30.5 से 40.5 एंड सो ऑन। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहले ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री थी 30.5, दूसरे की अपर क्लास बाउंड्री थी, दूसरे की लोअर क्लास बाउंड्री थी 30.5, तो ये रिपीटेड आपके पास आ रही हैं। तो अब दूसरा ग्रुप खत्म होगा 40.5 पे, तो तीसरा 40.5 पे शुरू हो जाएगा। अब इसको हम इंक्लूसिव स्टाइल की बजाय एक्सक्लूसिव स्टाइल कह देते हैं। एक्सक्लूसिव स्टाइल हम जाहिर है इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास पहला ग्रुप है 20.5 से 30.5, दूसरा है 30.5 से 40.5, तो 30.5 को दोनों तरफ तो शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप को रखेंगे 20.5 बट लेस देन 30.5। इसी तरह दूसरा होगा 30.5 बट लेस देन 40.5। तो लेस देन 40.5 का मतलब है कि 40.5 हमने इसमें शामिल नहीं करना बल्कि उसको अगली क्लास में लेके जाना है। उसके बाद है कि हमारे पास मिड पॉइंट, इसको हम क्लास मार्क का नाम भी देते हैं। तो मिड पॉइंट एक ऐसी वैल्यू है जो डेटा के क्लास को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जो एक ग्रुप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो मैंने लिखा इट इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द क्लास इनटू टू इक्वल हाफ्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द मीन या एवरेज ऑफ द टू लिमिट्स या टू बाउंड्रीज
एवरेज या मीन किस तरह से लेते हैं हम, दो वैल्यूज़ का मीन लेना हो तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। दोनों क्लास लिमिट्स एक क्लास की, जैसे अगर क्लास है 30 से 40 तो हम 30 प्लस 40 करके जो सम आएगा वो हो जाएगा 30 प्लस 40 70। उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 होगा। तो 35 जो है वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो क्लास बाउंड्री से हम ये चीज़ लेना चाहें तो एक क्लास की दो क्लास बाउंड्रीज हैं। क्लास बाउंड्री है हमारे पास 20.5 से 30.5, तो हम दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा या क्लास मार्क आ जाएगा। मिड पॉइंट आप क्लास लिमिट से लें या क्लास बाउंड्री से, इस पे फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही होता है हमारे पास। इसका आंसर हमें सेम ही मिलेगा, यानी हमारे पास क्लास लिमिट्स मौजूद हों तो हम वहाँ से भी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद हो तो हम वहाँ से भी बना सकते हैं। फिर है जी हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। तो जिस वक्त हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे तो हमने टैलीज लगाने के बाद अगला कॉलम बनाया था फ्रीक्वेंसी। तो हमने हर ग्रुप के सामने टैलीज को काउंट करके लिखा था कि इस ग्रुप में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हर ग्रुप के सामने जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमने लिखी हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। तो मैंने लिखा जी नंबर ऑफ़ द आइटम्स फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। जितनी हमारे पास टोटल क्लासेस होंगी उतनी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। यानी अगर हमने 7 ग्रुप्स बनाए हैं तो फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास 7 होंगी। पहले ग्रुप के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, दूसरे ग्रुप के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, एंड सो ऑन। और अगर हमने 50 वैल्यूज़ को 7 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उन फ्रीक्वेंसीज का सम, जिसे हम समेशन एफ या एन कहते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं जी क्लास इंटरवल की। तो मैंने लिखा द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज नॉट क्लास लिमिट्स ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम फाइंड करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि एक ही क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ये चीज़ जहन में रखें कि क्लास लिमिट से अगर हम क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं तो वो गलत होगा, वो दुरुस्त नहीं होगा। क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए क्लास। तो बड़ी बाउंड्री में से छोटी बाउंड्री को माइनस करना है तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। फिर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसीज बनाई हुई हैं। अगर हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं तो उनमें से हर एक के सामने फ्रीक्वेंसी मौजूद है। हम पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे या समीशन एफ पे हम डिवाइड कर दें तो उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास is divided by sum of all frequencies, then it is called relative frequency। इसको हम relative frequency भी कहते हैं, इसको हम probability भी कहते हैं। यहाँ पे हम frequency distribution की सेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको हम frequency relative frequency कहेंगे। ये probability भी होती है वैसे। फिर लिखा total of relative frequencies is always 1। जाहिर है अगर फ्रीक्वेंसीज के सम पे हम हर एक को डिवाइड करते जा रहे हैं तो जब हम उसका टोटल करेंगे तो ऊपर भी सम होगा, डिवाइजर के नीचे भी सम होगा। तो 50 डिवाइडेड बाई 50 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा, ऐसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल भी हमारे पास 1 के बराबर। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है वहाँ पे जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो 1 से छोटी है, इसलिए कि 1 टोटल है और उसके ये हिस्से हुए हैं। तो अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमें 1 मिलता है, बिल्कुल ही ऐसे
परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल हमें फिर 100 मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें हमारे पास हर ग्रुप के सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी, जो हमें ये बता सकेगी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से कम वैल्यूज़ की तादाद कितनी है। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा टोटल नंबर ऑफ values less than the upper class boundary of a particular class is called cumulative frequency, या इसको लेस देन cumulative frequency भी कहते हैं। तो cumulative frequency या लेस देन cumulative frequency बनेगी कैसे? जिस क्लास बाउंड्री से लेस की हम बात कर रहे हैं उससे नीचे वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को हम आपस में ऐड कर देंगे। फिर मैंने लिखा है द टेबल शोइंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द क्लास बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या हुआ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई हर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री से कम वैल्यूज़ की तादाद, और अगर इस तरह से हम टेबुलर शेप बना दें, यानी हर अपर क्लास बाउंड्री लिखी हुई हो और साथ मेंशन हो कि इससे कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की तादाद कितनी है, ये कंप्लीट टेबल जब हमारे सामने होगा तो हम उस टेबल को कहेंगे कि ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। फिर है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल रही थी कि एक पर्टिकुलर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री से कम तादाद कितनी है वैल्यूज़ की, ऐसे ही अगर हम ये जानना चाहें कि किसी पर्टिकुलर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी साइज़ की वैल्यूज़ की तादाद कितनी है, तो उसके लिए हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क ये हुआ कि दोनों में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लेकिन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताएगी कि किसी ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से नीचे वाली वैल्यूज़ की तादाद कितनी है, जबकि मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताएगी कि किसी पर्टिकुलर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ की तादाद कितनी। तो मैंने यहाँ पे लिखा total number of the values greater than the lower class boundary of a particular class is called more than cumulative frequency of that class। और अगर हम एक टेबल की शक्ल में सारी क्लासेस की इस तरह से मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर दें, तो हम उस टेबल को फिर मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। तो उसमें मैंने लिखा है द टेबल शोइंग more than cumulative frequency against the class boundary of each class is called more than cumulative frequency distribution। अगर सिर्फ लफ्ज़ हो cumulative frequency distribution तो याद रखिए उससे मुराद होता है less than cumulative frequency distribution। अगर उसके साथ more का लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो उससे मुराद होगा more than cumulative frequency distribution। आप ज़रा इसको दोबारा देखिए पिछली स्लाइड को। यहाँ पे मैंने लिखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका नाम है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है अगर लफ्ज़ आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो उससे मुराद हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर लिखा हुआ आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो उससे मुराद भी लेस देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अगर कहीं लिखा हुआ है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो उससे मुराद होगा फिर मोर देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कहें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं या कहें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं तो इसके मीनिंग सेम है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं तो इसके मीनिंग उससे डिफरेंट है। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
में हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसमें हर ग्रुप के सामने उस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी वैल्यूज की तादाद लिखी हुई होगी। फिर है जी हमारे पास बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाज़ औक़ात हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में होती हैं, तो जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पेयर्स की शक्ल में हो तो वहाँ पे हम उसकी टेबुलर अरेंजमेंट करते हैं, तो हम उसको बाईवेरिएट डाटा कहते हैं। और उसकी क्लासिफिकेशन जो बनती है उसको हम कहते हैं टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये असल में टू वे क्लासिफिकेशन होती है। एक डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल को रखते हैं, वाई एक्सिस पे दूसरे वेरिएबल को रखते हैं, और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बॉक्सेस बनते हैं उनमें हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ हमारे पास एक वैल्यू की बजाय दो वैल्यूज़ होती हैं हर एंट्री के सामने। उन दोनों वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसको हम नाम देंगे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें, अगर कहीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है तो उससे मुराद सिंगल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम पहले बात कर चुके। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात उस वक्त होगी जब हमारे पास ये लफ्ज़ लिखा हुआ होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।